नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 पेपर के गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2018 के पेपर में गणित से रिलेटेड कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि x के 50% का 20%, देखिए जैसे जैसे बोला जा रहा है मैं पहले वैसे कर लेता हूं। कहा जा रहा है x का 50%, तो का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 50% यानी कि 1/2, ठीक है। का 20% यानी फिर से गुणा हो जाएगा और 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? क्या कहा जा रहा है कि y के 25%, देखिए y का 25% यानी y का और 25/100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। का 50% यानी 1/2 दुगना है। कौन सा दुगना है? ये वाला पार्ट दुगना है। तो जब मैं बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहा हूं तो जाहिर सी बात है इधर हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी मैं बराबर लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर? अब हमसे पूछा जा रहा है कि तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? x कितना अधिक है या कितना कम है y से, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए यहां पर देखिए सीधे तौर पर पहले मैं अगर इस 2 से 2 को काट दूं और उसके बाद से देखिए इस 2 से इसको काट देंगे तो 2 बार में जाएगा और यहां पर हमारा मान क्या आ जाएगा? यहां से x लेता हूं और y को इधर भाग में आ जाएगा। इधर क्या बचा है? देखिए इधर नीचे 2 बचा है और ये इधर पक्षांतर होकर के ऊपर 5 चला जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा? 5/2। सबको मैं डिलीट करता हूं। देखिए x/y बराबर क्या आ गया? x/y बराबर क्या आ गया? 5/2 आ गया। ये x और y का अनुपात हमें पता चल गया, यानी कि x का मान सीधे तौर पर आप 5 मान सकते हैं और y का मान सीधे तौर पर 2 मान सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया था? x कितना प्रतिशत अधिक या कम है y की तुलना में, तो y का मान 2 है और y से x कितना अधिक है? आप कहेंगे कि 3 अधिक है। और कितने से अधिक है मतलब किससे 3 अधिक है? तो 2 से, यानी y से हमें निकालना था और प्रतिशत पूछा गया है तो 100 से गुणा कर देंगे। इससे जब मैं भाग देता हूं तो 50 बार में जाएगा। 50 × 3 यानी कि 150% अधिक है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 150% अधिक है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं AB तथा CD समानांतर हैं। ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त मैं यहां पर बनाता हूं तब चीजें और ज्यादा आपको स्पष्ट होंगी। मान लीजिए ये एक वृत्त है जिसका केंद्र हमें O दिया गया है, ठीक है, ये O पॉइंट हो गया। आगे पढ़िए, और केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। दोनों जो जीवाएं हैं AB और CD समानांतर हैं और केंद्र के विपरीत, यानी अगर मान लीजिए AB इधर स्थित है तो दूसरे जो जीवा होगा केंद्र के विपरीत यानी इधर स्थित होगा। मान लीजिए ये AB है और ये CD है। यहां तक क्लियर? उसके बाद से देखिए क्या कहा जा रहा है कि AB का मान 20 सेंटीमीटर है, यानी इसका मान 20 सेंटीमीटर है, AB का मान ये 20 सेंटीमीटर का है और CD 48 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसका मान 48 आपको दिया गया है। और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है, यानी कि इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी हमेशा लंबवत लेते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितना दिया गया है? वो हमको दिया गया है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा सेंटीमीटर में, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए वृत्त का व्यास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग त्रिज्या निकाल लें और त्रिज्या में 2 से गुणा कर देंगे तो वो वृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है। देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे? यहां से मैं इसको अगर केंद्र बिंदु से मिला देता हूं तो ये जाहिर सी बात है त्रिज्या होगी AO, और अगर मैं इस त्रिभुज में मिला देता हूं तो ये OC भी त्रिज्या होगी। यहां तक क्लियर? चलिए अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब जो AB का मान दिया था वो कितना दिया गया था? AB का मान आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया था। जब इसको बीचों बीच केंद्र से होते हुए लंबवत रेखा हम लोग खींचते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी AB जो है वो 2 बराबर भागों में बढ़ गया। जब ये पूरा 20 था तो 10 ये होगा और 10 ये होगा। यहां तक क्लियर? इसी नियम से जो CD है उसका माप आपको दिया गया था 48 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 भागों में बटेगा, तो ये 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो जीवा, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दी गई थी वो 34 सेंटीमीटर दी गई थी, 34 सेंटीमीटर दी गई थी। तो मान लीजिए अगर मैं इसको x मान ले रहा हूं तो O और यहां पर Q पॉइंट मान लीजिए, यहां पर P पॉइंट मान लीजिए, तो OP का मान मैं x मान रहा हूं तो OQ का मान कितना हो जाएगा? 34 - x हो जाएगा। क्यों 34 - x? क्योंकि दोनों का योग 34 दिया गया। यहां तक क्लियर? अब देखिए अब हमें ये भी R है और ये भी R है, दोनों को जो कर्ण का फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग अगर अप्लाई करें तो
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। देखिए इस त्रिभुज में मैं देख रहा हूं ए पी ओ में, तो पहले लंब का स्क्वायर अगर मैं एक्स स्क्वायर कर देता हूं प्लस आधार का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर देता हूं, बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में देखिए ओ सी क्यू में देखता हूं, तो लंब का स्क्वायर यानी कि 34 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यानी जब दोनों आर स्क्वायर है तो ये वाली लेफ्ट वाली वैल्यू भी बिल्कुल समान हो जाएगी। यहां तक क्लियर। चलिए देखिए पूरा इक्वेशन आर स्क्वायर बराबर होने की वजह से लेफ्ट वाले को मैंने बराबर कर दिया और ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा और इधर ये 24 का स्क्वायर है तो इसका मान होता है 576, और जब 100 इधर पक्षांतर करके हम लोग इसको घटाएंगे तो 576 में से 100 घटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, 476, और इधर क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर। और ये देखिए ये पूरे को मैं पक्षांतर कर रहा हूं, और जब पूरा पक्षांतर होगा तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 34 का स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, और उसके बाद से हो जाएगा प्लस 2 गुणे 34x। यहां तक क्लियर। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, उसके बाद से देखिए 34 का स्क्वायर होता है 1156 और ये माइनस में होगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहां पर 34 दूनी 68 यक्स हो जाएगा और बराबर 476 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं पूरे को इधर पक्षांतर करता हूं तो 476 में ये 1156 जाकर के जुड़ जाएगा, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 476 में 1156 जुड़ेगा तो 1632 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा मान हो जाएगा 68 यक्स बराबर 1632, और इसमें जब मैं 68 से भाग देता हूं तो इसका मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा आपका 24। एक्स का मान कितना आया, 24 आ गया। ध्यान से समझिएगा, एक्स का मान हमारा 24 आया है। अब मैं फिर से आपको वृत्त बना करके दिखाता हूं। यक्स क्या था, जैसे कि ये एक जीवा हो गई, एक जीवा ये हो गई, तो ये जो बीच का पॉइंट था ये यक्स था मान लीजिए, तो ये 34 माइनस एक्स था, और ये मान लीजिए आर था और ये 10 था। यहां तक क्लियर। तो देखिए जब हमें एक्स का मान 24 मिल गया, एक्स का मान 24 मिल गया, तो जाहिर सी बात हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं। तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर धन 24 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 100, और 24 का स्क्वायर आपका होता है, देखिए 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 676, और 676 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, वो होता है आपका 26 का, यानी आर का मान आपका आ जाएगा 26। सीधे तौर पर आर का मान 26 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे वृत्त का व्यास पूछा गया था। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 इंटू आर, यानी 26 गुणे 2 यानी कि 52 सेंटीमीटर। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर 52 सेंटीमीटर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 60 अंश दिया गया। पहले मैं त्रिभुज बनाता हूं ताकि लगे हाथ आपकी चीजें भी क्लियर होती चले। मान लीजिए ये एक त्रिभुज मैंने बना दिया ए बी और सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब क्या कहा जा रहा है कि कोण सी 60 अंश का है, यानी कि ये पूरा कोण कितने अंश का है, ये आपका 60 अंश का दिया गया है। आगे देखिए कोण ए 75 अंश का है, यानी कि ये पूरा कोण कितना दिया गया है, 75 अंश का दिया गया है। ए डी लंब है किस पर, बीसी पर, तो यहाँ ए से एक लंब हमको डालना है, यानी कि ये 90 अंश का हो जाएगा, और ये बीसी पर लंब है। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा डी, ए डी। ठीक है, जहाँ डी बीसी का एक मध्य बिंदु है, यानी कि जो बी डी है ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के बिल्कुल बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बी डी बराबर डी सी बराबर हो जाएगा। ठीक है, बीई जो है वो लंब है एसी पर, यानी बी से एक रेखा हमको ऐसे खींचनी है जो कि ये ई पॉइंट होगा, और ये एसी पर लंब है, यानी कि ये भी 90 अंश का होगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए 90 अंश का होगा। अब ये कहा जा रहा है कि जहां ई एसी पर एक मध्य बिंदु है, ई जो है वो एसी पर मध्य बिंदु, यानी जितना एई है उतना ही ईसी होगा। यहां तक क्लियर। अब हमसे कहा जा रहा है कि एडी तथा बीई परस्पर एच पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या कहा जा रहा है, एडी और बीई, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर था और ये जो परपेंडिकुलर था परस्पर एच पर काट रहे हैं, परस्पर एच पर काट रहे हैं, ये एच पर पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए सी एच डी का मान क्या होगा, यानी कि यहां देखिए ये सी है और यहां से कोई एक रेखा मिलाते हुए इसको बिल्कुल इस तरीके से किया गया है, तो सी एच डी, यानी सबसे पहले तो मैं इस पूरे चतुर्भुज की बात करूंगा। यहां से देखिए ये
EHDC चतुर्भुज में ये जो पूरा कोण है ये कितना अंश का है, 60 अंश का, और ये परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर है, तो 90 और 90 ये 180 और 180 और 60 कितना हो जाएगा, 240। 180 और 60 240, और एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना अंश होता है, 360। तो 360 में से 240 घटाएंगे तो इसका मान पूरा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी कि कोण EHD, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा जो कोण है इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 120। यहां तक क्लियर। देखिए जब ये 120 अंश इसका पूरे का मान हो जाएगा तो उसके बाद से देखिए ये जो एक तरीके से रेखा आगे बढ़ रही है, ये भी आगे जाकर के इस पॉइंट को काटेगी, और ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे ए बी रेखा को दो बराबर भागों में काटेगा और एक तरीके से परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये जो कोण बन रहा था यहाँ पर EHD 120 अंश का, ये बिल्कुल आधे आधे भागों में काटेगा इसको, ठीक है, आधे आधे भागों में काटेगा। यानी कि ये जो पूरा 120 था तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा आपका हो जाएगा 60 अंश। यानी कि H और D का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिभुज ABC में भुजाएं, देखिए पहले तो त्रिभुज बना लेता हूं ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो सके। तो मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया आपका AB और C, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है। AB को P तक बढ़ाया गया, AB को यानी ये वाली जो रेखा है इसको कहां तक बढ़ाया गया, P तक। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, और BC को कहां तक बढ़ाया गया, AC को कहां तक बढ़ाया गया, वो आपको Q तक बढ़ाने के लिए बोला गया। तो मान लीजिए यहां Q तक, इस पॉइंट तक मैंने इसको बढ़ा दिया, ये Q पॉइंट हो गया। आगे देखिए कोण PBC, कोण PBC क्या हो जाएगा, देखिए ये PB और ये C है, यानी इस कोण की बात की जा रही है, कोण PBC इस कोण की बात की जा रही है, ठीक है। और कोण QCB यानी देखिए इस कोण की बात की जा रही है, कोण QCB इस कोण की बात की जा रही है कि समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी इन दोनों का जो कोण है वो यहाँ पर जो अर्ध कोण है, या कोणों का अर्ध कोण, देखिए समद्विभाजक बोला है ना, यानी कोणों का जो अर्ध कोण है, यानी दोनों के बीच का जो कोण है वो क्रमशः O पर काटते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, यदि A बराबर 56 अंश, देखिए ये इसका मान आपको कितना दिया गया है, 56 अंश दिया गया है, तो कोण BOC का मान क्या हो जाएगा, यानी कि कोण इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कोण BOC इसका मान हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि देखिए ये जो कोण, ये जो पॉइंट है, ये इस त्रिभुज के बाहर जो बहिर्वृत्त बनेगा उसका केंद्र होगा, बहिर्केंद्र बोलते हैं इसके, ठीक है। और अगर इसी को मैं इस त्रिभुज के अंतःकोणों को इस प्रकार से काटते हुए अर्धक करते हुए आगे बढ़ाता, और यहाँ पर जो पॉइंट मिलता है ये इसका अंतः केंद्र होता है, इस अंदर वाले वृत्त का अंतः केंद्र होता। तो देखिए दोनों के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि जब इस कोण का माप निकालना हो तो इस कोण का माप हो जाता है 90 माइनस A/2। अब A क्या है, तो ये वाला कोण, और अगर ये बहिर्कोण यानी बहिर्वृत्त का केंद्र हो जाएगा, और अगर यहीं इसका केंद्र निकालना रहे तो यही फॉर्मूला आता है, बस बीच में प्लस हो जाता है A/2। हमसे क्या बोला गया था, इस वाले कोण का माप निकालने के लिए, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है, 90 माइनस A/2। तो 90 तो पहले हो जाएगा, और माइनस A का मान कितना है, A का मान 56 अंश है, और 56 में 2 से भाग देंगे तो 28 हो जाएगा। तो 90 में से 28 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 62 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 62 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आयतन 46,656 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। यानी ध्यान से समझिएगा, एक इस प्रकार से बड़ा सा घन है, बड़ा सा घन है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। बड़ा सा घन है, इसको 8 छोटे छोटे घनों में इस प्रकार से काटा गया है, और इस प्रकार से काटा गया है कि 8 घनों का जो आयतन है, 8 छोटे घनों का आयतन मिला करके बड़े घन के आयतन के बराबर है। यहां तक क्लियर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये इसका एक पृष्ठ बोला जाएगा, यानी कि एक फलक जिसे आप बोलते हैं। तो इस प्रकार से टोटल घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक तो छत, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे को देखिए, एक छत, एक फर्श और बाकी के 4 दीवारें, टोटल 6 फलक होती है। और चूंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान है, इसलिए जो फलक बन रहे हैं वो वर्ग बनेंगे, यानी कि जो हम भुजा निकालेंगे उसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक इस जो
बड़ा वाला घन है उसका जो आयतन है वो 8 छोटे छोटे घनों के आयतन के बिल्कुल बराबर है। बड़े वाले घन का आयतन अगर मैं V से डिनोट करूं और छोटे वाले घन का आयतन अगर बड़े वाले का मैं कैपिटल V से और छोटे वाले का स्मॉल v से डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए बड़े वाले का आयतन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि बड़ा भुजा का क्यूब, और छोटे वाले का आयतन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि छोटे वाले भुजा का क्यूब। ठीक है, छोटे वाले भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब। ठीक है, यहां तक क्लियर। यानी कि बड़ा वाले का आयतन हो गया आपका ए क्यूब और छोटे वाले का आयतन हो गया आपका स्मॉल ए क्यूब। और हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये एक छोटे घन का आयतन है, और अगर मैं 8 छोटे घन मिला दूं, 8 छोटे घन मिला दूं तो इनका जो टोटल आयतन है ये बड़े वाले के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कि 8 इधर भी गुणा करना होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाई 8 ए क्यूब, ये इनके आयतन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, आयतन का अनुपात इतना हो जाएगा। और अगर मैं एक बड़े वाले घन से एक छोटे वाले घन के आयतन का अनुपात निकालूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 8:1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 इधर पक्षांतर होगा, यानी कि ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, इसका मान 8:1 आएगा। यहां तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं दोनों पक्षों का घनमूल ले लूं, घनमूल क्यों ले रहा हूं, मैं ए का मान निकालना चाह रहा हूं। ए क्या है, ये बड़े घन की भुजा है, और ये स्मॉल ए क्या है, ये छोटे वाले घन की भुजा है। तो अगर मैं इनका क्यूब ले लूं तो हमें मान मिल जाएगा ए बटे स्मॉल ए बराबर 2:1। ये क्या हमें मिल गया, यानी कि बड़े वाले घन का जो भुजा है वो 2 है और छोटे वाले घन का जो भुजा है वो 1 है। यहां तक क्लियर। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है कि देखिए बड़े वाले घन का भुजा हमें 2 मिल गया और छोटे वाले घन का भुजा 1 मिल गया। अब इसी को ध्यान में रखिएगा। कहा जा रहा है कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन कौन सा था, बड़ा वाला घन, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 6a²। ए का मान हमें कितना मिला था, 2 मिला था, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 4, और इसका मान आ जाएगा 24। और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 8 छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया जा रहा है। 8 छोटे घन का तो एक का निकाल लेते हैं पहले हम, एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6a², और 8 का बोला गया तो 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां तक क्लियर। चलिए अब यहां पर छोटे वाले घन का भुजा कितना था, एक था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 1 गुणे 6 6 और 8 48, इसका मान कितना आएगा, 48 आएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे ये पूछा जा रहा था कि मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 24 आया है, और 8 छोटे घन के कुल मिलाकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या हो जाएगा, तो 8 छोटे घन का कुल मिलाकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, आप कहेंगे 48 आया है। इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है 1:2, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए 81/16 पर घात -3/4 मल्टीप्लाई बाई 25/9 पर घात -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 पर घात -3। इसको सॉल्व करने के लिए हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए बॉडमास रूल का यूज हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो इसको मैं अरेंज करता हूं, जैसे कि घातांक का नियम आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए a पर घात -1 है, तो इसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मान हम लोग लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए यहां पर मैं देखिए जब यहां पर माइनस है यानी कि ये पलट जाएगा, सीधे तौर पर आप समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा 16/81 पर घात 3/4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद से देखिए इसी प्रकार से अंदर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9/25 पर घात 3/2 और भागा ये हो जाएगा 2/5 पर घात 3। यहां तक क्लियर। ठीक है, अब देखिए ये 1/4 है, 1/4 का मतलब ये चतुर्थ मूल इसका निकालना है। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का 4 घात करेंगे तो 16 होता है, यानी कि ये 2 बचेगा और नीचे बचेगा आपका ये 3 का होता है। ठीक है, 3 का, तो 3 और क्यू बचेगा, ऊपर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर ये देखिए अगर इसका वर्गमूल हम लोग निकालें तो 3/5 बचेगा और ये घात 3 बचेगा, और डिवाइडेड बाई ये क्या बचेगा 2/5 पर घात 3। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखिए अब 2/3 पर घात 3 है गुणे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/5 पर घात 3, और ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 पर घात 3। ठीक है, अब ये देखिए 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। क्यों मैं सबको काट रहा हूं, क्योंकि सबका घात समान था इसलिए मैं डायरेक्टली काट सकता हूं। यानी सबको काट करके हमें क्या मिला 1, और 1 का क्यूब बचेगा तो हमारा मान क्या आ जाएगा 1, इसका उत्तर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है 1, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चतुर्भुज ABCD में
कोण सी बराबर 102 अंश और कोण डी बराबर 58 अंश दिया गया है। पहले मैं चतुर्भुज बनाता हूं, तब जाके थोड़ा सा और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। मान लीजिए किसी भी प्रकार का चतुर्भुज मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए चतुर्भुज हो गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो क्या बोला जा रहा है कि कोण सी बराबर 102 अंश, ये वाला जो कोण है ये कितने का है, 102 अंश का है, 102 अंश का है, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कोण डी बराबर 58 अंश का है, यानी ये वाला जो कोण है ये कितने का है, 58 अंश का है। और कहा जा रहा है कि कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब कि जो दोनों कोणों का आधा आधा करने वाला रेखा है वो परस्पर पी पर मिलते हैं। तो ए का कोण का समद्विभाजक मान लीजिए इस प्रकार से मैं आगे बढ़ाता हूं, और बी कोण का समद्विभाजक मान लीजिए इस प्रकार से मैं आगे बढ़ाता हूं, और ये दोनों जाकर के पी पॉइंट पर मिलते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए पी बी यानी इस कोण का माप क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। अगर आप नियम से चलने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय व्यतीत होगा। डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं, आपको पेपर पेंसिल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपने एक नियम पढ़ा होगा, प्रमेय पढ़ा होगा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना अंश होता है, आप कहेंगे कि 360 अंश होता है। देखिए दो कोण का माप तो हमें दिया गया है, पहला 58 और दूसरा 102, दोनों को जोड़ दीजिए कितना अंश हो गया, 160 अंश हो गया, 160 अंश हो गया। और चारों कोणों का योग मिलाकर के कितना होना चाहिए था, 360 होना चाहिए था, और 160 दो अंश का कोण हो गया, यानी जो दो शेष कोण बचा हुआ है, कोण ए और कोण बी, इन दोनों को मिलाकर के 200 अंश होगा। क्यों, क्योंकि सी और डी को मिलाकर के 160 हो चुका है। टोटल जो अंतः कोणों का योग होगा वो 360 होना चाहिए। तो 160, 360 में से 160 घटा देंगे तो 200 बचा, यानी कि कोण ए और कोण बी का योग जो होगा वो कितना होगा, 200 अंश होगा। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसका जो कोण का आधा है और इसका जो कोण का आधा है वो पी पर काटता है। जब दोनों कोणों का योग 200 था, जब दोनों कोणों का योग 200 था तो इनका आधा आधा किया गया, तो जाहिर सी बात है वो भी आधा हो जाएगा, यानी कि अब 100 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ध्यान से समझिएगा, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों 100 होगा, ध्यान से समझिएगा, जब टोटल कोण इसका और इसका योग 200 था और इन्हीं कोण का आधा किया गया, तो जाहिर सी बात है जितना भी कोण होगा उसका आधा हो जाएगा, और ये जितना भी कोण होगा उसका आधा हो जाएगा। यानी कि जब टोटल योग 200 था तो इनका आधा भी, इनके कोणों का आधा भी इसका टोटल का आधा हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब त्रिभुज ए पी बी में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना अंश होता है, आप कहेंगे कि 180 अंश होता है। दो कोणों का योग हमें पता चल गया है, कोण ए और कोण बी का मान हमें 100 पता चल गया है। तो तीसरे कोण का मान निकालने के लिए 180 में से 100 घटा देंगे तो कोण पी का मान हमें पता चल जाएगा। तो 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना मान आएगा, आप कहेंगे कि 80 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 80 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि यह वस्तु 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेची जाती तो लाभ 14% का होता। ठीक है, यदि वह वस्तु 2650 रुपये पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। ध्यान से समझिएगा, यहां पर किसी रेट पर बेचने पर रमन को 8% का लाभ हो रहा है, और अगर यही वस्तु 150 अधिक मूल्य पर बेची जाती तो उसका लाभ 14% का होता। यानी कि देखिए, अगर 150 अधिक रुपए में बेचता, 150 अधिक रुपए में बेचता तो उसका लाभ कितना हो जाता, 8 के बजाय 14 हो जाता, यानी 6% और ज़्यादा लाभ हो जाता है। यानी कि सीधे तौर पर हमें 6% का मान दिया गया है, कितना, 150 रुपया दिया गया है। तो 6% का मान 150 दिया गया, तो यूनिटरी मेथड से मैं 100% का मान निकाल दूं तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 150 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई 6। देखिए 6 से काटेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 गुणे 100 यानी कि 2500 रुपया, 2500 रुपया इसका रेट आ गया। ठीक है, अब हमें रेट पता चल गया कि इसका रेट था 2500 रुपया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, यदि वह वस्तु 2650 पर बेचता तो लाभ कितना प्रतिशत होता। अब इसका रेट था 2500 रुपया और 2650 पर बेचता, यानी कि 150 रुपये का फायदा होता कितने पर, 2500 रुपये पर, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से ये कट जाएगा, 25 छक्का 150, 6% का लाभ होता। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि यदि समीकरण q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से देखिएगा, मूल समान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ध्यान से समझिएगा, देखिए मूल हम लोग कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य का नियम आपने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई
2a। अब यहां पर मूल समान कब होगा? जब देखिए ये प्लस और माइनस ये कुछ पॉइंट है, इसको जोड़ने पर ही तो दो मूल हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक जोड़ करके एक घटा करके। अगर मूल बिल्कुल एक तरीके से समान है तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब इसका मान 0 हो जाए तो जाहिर सी बात है हमें केवल एक ही मूल मिलेगा या फिर समान मूल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी वैल्यू को हम लोग को 0 कर देना है। अब b क्या होता है? तो जो x का गुणांक है वो b है, और जो x का जिसमें x नहीं होता है वो c होता है, और x स्क्वायर का गुणांक a होता है। हमें क्या करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 रख देना है। तो चलिए यहां पर देखिए b का मान कितना है? r माइनस पी, तो r माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4, और a का मान कितना है? आप कहेंगे q माइनस r है, और c का मान कितना है? p माइनस q है। इसी को बस सॉल्व करना है बराबर 0। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp माइनस, ये देखिए इसका मैं गुणा कर रहा हूं तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू, और ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस का 4 यहां पर बाहर भी है तो, और p इंटू क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का q स्क्वायर माइनस का r इंटू पी, और ये हो जाएगा प्लस का क्यू आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए आर स्क्वायर ये है प्लस पी स्क्वायर ये है, माइनस का 2rp है, और माइनस 4 का अंदर मैं गुणा कर दे रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस 4p क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4q स्क्वायर, और ये प्लस 4rp, और ये माइनस 4qr इज इक्वल टू 0। तो देखिए कोई कट रहा है क्या? पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए ये एक तो rp यहां पर है और एक rp यहां पर है। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 2rp बचेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करना चाह रहा हूं। देखिए सबसे पहले आर स्क्वायर मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो आर स्क्वायर, उसके बाद से देखिए प्लस ये वाला पी स्क्वायर मैं लिख रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस माइनस का 2q स्क्वायर। जब इसको मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 4q स्क्वायर ही आएगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये भी हो गया। माइनस 2q मैंने क्यों लिखा है आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए प्लस 2r इंटू पी। देखिए 2rp कहाँ था? ये जो 2rp मिला था इसको मैंने यहां पर लिख दिया प्लस 2rp। उसके बाद से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए प्लस 2p और माइनस 2q। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस में 4pq, माइनस में 4pq कहाँ दिया गया? देखिए ये वाला मैंने ले लिया, प्लस में 2r इंटू माइनस 2q। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4qr। देखिए माइनस का 4qr, सारे टर्म्स को मैंने ले लिया। अब देखिए ये एक फॉर्मूला आपका बन गया। देखिए r का स्क्वायर धन p का स्क्वायर धन माइनस 2q का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए r प्लस पी माइनस 2q का होल स्क्वायर का ये पूरा फार्मूला बन गया। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2 ब्रैकेट में ab धन 2 ब्रैकेट में bc धन 2 ब्रैकेट में ca। आप देखेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये इसी को डिफाइन कर रहा है, और इसकी वजह से मैंने डायरेक्ट यहां पर ये लिख दिया है। ठीक है, यहां पर सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि c की जगह मैं माइनस 2q को आप लोग को लिख करके चलना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। अब इसका मान बराबर क्या था? 0 था, तो इसको बराबर 0 रख देंगे। अब दोनों पक्षों का जब मैं वर्गमूल ले लेता हूं तो देखिए इधर तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका वर्गमूल लूंगा तो ये घात हट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा? r प्लस पी माइनस 2q इज इक्वल्स टू 0, और माइनस 2q को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? r प्लस पी इज इक्वल टू 2q। r प्लस पी इज इक्वल टू 2q दिए गए विकल्प में देखिए r प्लस पी इज इक्वल टू 2q दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है r प्लस पी इज इक्वल टू 2q। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 1, 2, 3 का अनुपात है। यदि इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा? ध्यान से समझिएगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए वो कि एक आयताकार फॉर्म में कमरा है, तो उसी कमरे को ध्यान में देखिए। जो आपका छत है उतना ही क्षेत्रफल आपका फर्श का भी होगा, और जो आपका एक दीवार है उसके सामने वाले दीवार का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, और जो आपका दूसरा वाला दीवार है उसके ठीक सामने वाला दीवार का क्षेत्रफल उतना ही होगा। यानी कि प्रत्येक दीवार का जो क्षेत्रफल है वो 2-2 बार आ रहा है। जैसे छत का जो है और फर्श का जो है बिल्कुल समान है, इसी प्रकार से जो आपका
एक दीवार का है उसके ठीक सामने वाला का क्षेत्रफल बिल्कुल समान है और दूसरा जो दीवार था उसके ठीक सामने वाला दीवार का क्षेत्रफल बिल्कुल समान है। यानी कि देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि पहले का अगर हम लोग मान लें x, दूसरे का अगर हम मान लें 2x और तीसरे का 3x मान लें, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का आप कहेंगे इन दोनों का गुणा यानी कि 2x² प्लस इन दोनों का गुणा यानी कि 6x² प्लस इन दोनों का गुणा यानी कि 3x²। यहाँ तक क्लियर। और इन दोनों सब में आपको 2 से गुणा करना होगा। क्यों 2 से मैंने गुणा किया, क्योंकि ऊपर छत का और फर्श का बराबर था और इसी प्रकार से दो दीवालों का बिल्कुल सेम था। ठीक है, इसका मान आपको कितना दिया गया, 1100। ठीक है, इसको देखिए कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 3 11 यानी 2 गुणे 11x² का मान आपको 1100 दिया गया है। देखिए 11 से ये काट देंगे तो 100 बार में जाएगा, 11 से ये काट देंगे तो 100 बार में जाएगा और 2 से काट देंगे तो 50 हो जाएगा। यानी x² का मान हमें 50 मिल गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे √50। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया था, इसका आयतन पूछा गया था। आयतन क्या होता है, आयतन हो जाएगा जो तीनों भुजाओं को हमने माना था उनका तीनों का गुणा कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीनों का गुणा देखिए 1 गुणे 2 2 2 गुणे 3 यानी 6x³ आ जाएगा इसका आयतन। इसका मान देखिए 6 और x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, 6x² का मान हमें कितना मिला है, 50 मिला है, तो मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। और x का मान हमें कितना मिला है, √50 मिला है, तो इसको मैं √50 लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि 2 गुणे 25 लिख सकते हैं। और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा, वो बाहर इसमें गुणा हो जाएगा। 300 गुणे 5 यानी 1500 √2। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 1500 √2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। ठीक है, यदि उनका मौसा 26 दिया गया है, मौसा यानी कि क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ हमको 26 दिया गया है, तो एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है बचपन से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एचसीएफ दिया गया कितना 26, तो इसके जगह 26 रख देंगे। और एलसीएम हमें क्या बोला गया है, एलसीएम जो है वो उसके एचसीएफ का 340 गुना है। तो एचसीएफ कितना था, 26 था और इसका 340, तो 340 और मैं गुणा कर देता हूँ, बराबर n1 का मान कितना दिया गया, पहली संख्या 442 दी गई है। ठीक है, 442, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए 26 को अगर मैं काटता हूं तो ये आपका जाएगा 17 बार में, और 17 से इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34, ये 20 बार में जाएगा, और 20 गुणे 26 यानी कि 520 आ जाएगा। n2 का मान क्या आ गया, 520 हमारा सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 520 इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष के पश्चात 12% वार्षिक दर से 37,632 रुपया है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो उस राशि पर उसी दर से पहले से दोगुने समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें मिश्रधन दिया गया है, किसके माध्यम से, ये दिया गया है मिश्रधन के माध्यम से। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 था। यहाँ से हम पहले मूलधन को निकाल लेते हैं। ठीक है, मूलधन को निकाल लेंगे और उसके बाद से साधारण ब्याज की दर से हमारा ब्याज कितना बनेगा वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले 2 वर्ष की बात की गई थी, अब कहा जा रहा है पहले से दोगुने समय के लिए, यानी अब 4 वर्ष के लिए उसका साधारण ब्याज क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए मिश्रधन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100⁴n। ठीक है, मिश्रधन कितना दिया गया है, 37,632 बराबर P का मान हमें निकालना है, 1 प्लस R का मान 12 दिया गया है और बटे 100 पर घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष दिया गया था। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ P बराबर 37,632 और यहाँ पर हो जाएगा 112/100 हो जाएगा, 112/100 हो जाएगा। और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 100 का ऊपर 2 बार गुणा हो जाएगा। क्यों 2 बार गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर था, और नीचे क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा और ये 112 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, और 3 बार में उसके बाद से इसका 3 गुणे 100 करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 30,000। यानी कि हमारा मूलधन क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया 30,000।
अब देखिए हमारा मूलधन हो गया 30,000, इसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 12, और समय क्या है कह रहा है पहले के समय से दोगुने समय के लिए, यानी पहले 2 वर्ष था तो अब उसका दुगना यानी 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, इसमें सबका मान दिया गया, रख देते हैं 30,000 गुणे आर का मान 12 गुणे समय का मान 4 बटे 100 रख देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 चौक ये देखिए 12 तियाँ 36, 36 गुणे 4, 36 गुणे 4 करेंगे और 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तियाँ 12 और 2 14 और 2 जीरो और लग जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 14,400। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 14,400 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, शेष काम को ए और बी मिलकर के 3 दिन में पूरा समाप्त करते हैं। बी अकेला प्रारंभिक काम के दोगुने को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है, अकेले पहले ए काम करता है तो उस काम का टोटल का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर लेता है। उसके बाद से 20 दिन के बाद बी भी आ जाता है और ए और बी मिलकर के काम शुरू करते हैं, और जो शेष काम था वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं दोनों मिलकर के। अब हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जितना टोटल काम था उसका दोगुना बी अकेले कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं हमें क्या दिया गया, 20 दिन में ए अकेला 4/5 भाग को करता है। तो देखिए 20 दिन में एक के लिए यहां पर मैं कंडीशन लिख रहा हूं, 20 दिन में 4/5 भाग को कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में कितने भाग को कंप्लीट कर लेगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 20, नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4/5 गुणे 20 और ये 5 बार में जाएगा, यानी 1/25, यानी ए के एक दिन का काम 1/25 हो गया, यानी ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा 25 दिन में कर लेगा, और एक दिन का काम ए का कितना हो गया 1/25। इसी प्रकार से देखिए क्या कहा जा रहा है, ए और बी मिलकर के शेष काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। अब देखिए टोटल काम कितना होता है, हमेशा 1 होता है, जिसमें से 4/5 भाग ए ने कर लिया है, तो शेष काम कितना होगा, 1 में से 4/5 को मैं घटा देता हूं, तो शेष काम जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा देखिए 1/5 बच जाएगा। यानी कि अब देखिए 3 दिन में शेष काम यानी 1/5 भाग को कौन कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर के कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए 3 दिन में ये ए प्लस बी का कंडीशन है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 दिन में 1/5 भाग को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1/5 और भागा 3 हो जाएगा, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/15, यानी कि ए और बी के एक दिन का काम 1/15 हो गया, और अकेले ए के एक दिन का काम कितना था 1/25 था। इसमें देखिए ए और बी दोनों शामिल है एक दिन में, और इसमें केवल ए है, तो बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इस 1/15 में से ए के एक दिन का काम 1/25 घटा दिया जाए। ठीक है, तो यानी बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/15 में से 1/25 को घटा दीजिए, तो यहां पर एलसीएम आपका 150 हो जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, और 25 छक्का 150 ये 6 बार में जाएगा, यानी 4/150, यानी बी के अकेले के एक दिन का काम 4/50 हो गया, बी के अकेले के एक दिन का काम 4/50 हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो बी के एक दिन का काम जब 4/150 है, ध्यान से देखिएगा 4/150 है बी के अकेले एक दिन का काम, तो बी के अकेले एक दिन का काम कितना था 4/150, तो बी को टोटल काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, आप कहेंगे कि 150/4। क्यों, क्योंकि एक दिन में जितना काम कर रहा है उसका जब हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो टोटल दिन कितना लगेगा ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो टोटल दिन में कितना खत्म करेगा, टोटल कितना दिन लगेगा, बी अकेले इस काम को करता तो 150/4, लेकिन ये तब होता जब स्टार्टिंग से जो काम ए कर रहा था वही काम होता, लेकिन हमसे क्या बोला गया कि बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में खत्म करेगा, तो जाहिर सी बात है दुगना किया गया है तो यहां पर 2 से गुणा करना होगा, 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, और 150/2 यानी कि हमारा दिन कितना आ जाएगा 75 दिन, यानी बी अकेला उस काम के दुगने काम को 75 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपने पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी। 2 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो यहां पर मैं -2 करके आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कह रहा है, रितु की आयु अपनी पुत्री, तो मान लीजिए ये रितु की आयु है, रितु की आयु
अपनी पुत्री की आयु के 3 गुना थी। मान लीजिए ये डॉटर की आयु अगर x है तो रितु की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी 2 वर्ष पहले, ठीक है। और अब से 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष पहले की है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में रितु की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों में 2-2 साल जोड़ देंगे क्योंकि 2 वर्ष पहले का था, तो 3x + 2 हो जाएगा और डॉटर का आयु क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब क्या कहा जा रहा है, अगला कंडीशन, 2 वर्ष, अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दोगुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर है। अब से 2 वर्ष पश्चात यानी +2 की बात की जा रही है, तो ऋतु का आयु कितना हो जाएगा, अभी से 2 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 4 हो जाएगा। 4 कैसे हो गया कि अभी वर्तमान में +2 था, 3x + 2, 2 और जोड़ देंगे तो 3x + 4 हो जाएगा और डॉटर का कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में x + 2 था, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, देखिए उसकी आयु, अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दोगुना उसकी पुत्री यानी ऋतु की आयु का दोगुना, ऋतु की आयु कितनी है, 3x + 4, इसका दोगुना कहा जा रहा है उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर है। पुत्री का आयु कितना था, x + 4 था, इसका 5 गुना कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6x + 8 = 5x + 20। देखिए 5 इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा बचेगा x और इधर जाएगा 8 में से इधर इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 12, यानी x का मान हमारा 12 आ गया, ठीक है। तो ऋतु का जो वर्तमान आयु है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। देखिए वर्तमान आयु कौन सा था, ये वाला। अब यहां पर x का मान हमें क्या रख देना है, 12 रख देना है। तो ऋतु का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36 और 2 = 38, और उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, x + 2 यानी कि 12 + 2 यानी कि 14। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 है और 1 5, 52 वर्ष आ जाएगा दोनों की वर्तमान आयु का योग। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 52 वर्ष इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक लंब वृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और इसका आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, एक बेलन है, यहां पर मैं बनाता हूं। देखिए ये बेलन हो गया और इसके आधार का व्यास हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। और कहा जा रहा है इसका आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए यहां से आयतन से सबसे पहले तो हमें हाइट निकालना होगा क्योंकि हाइट हमें नहीं दिया गया है। इसका हाइट क्या होगा, h हम लोग निकाल लेते हैं, और जब h निकल जाएगा तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती तो बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी ये वाला पूरा राउंड वाला पार्ट, वो केवल हम लोग देखते हैं, लेकिन संपूर्ण कहा जा रहा है, कुल कहा जा रहा है ना, तो इसमें ऊपर वाला छत भी ले लेंगे और नीचे वाला छत भी ले लेंगे। ऊपर वाला छत क्या होता है, दोनों वृत्त हैं तो πr² हो जाएगा, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले तो हमें आयतन का प्रयोग करते हुए h का मान निकालना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे πr² × h, इसका मान कितना दिया गया है, 2002, ठीक है। अब देखिए पाई का मान हमें बोला गया है 22/7 लेने के लिए, तो मैं पाई का मान 22/7 ले लेता हूं। आर कितना हो जाएगा, व्यास 14 दिया गया था तो आर 7 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 बार मैं कर देता हूं। एच हमें निकालना ही है और आगे 2002 हो जाएगा। देखिए 1 से 1 कट जाएगा। उसके बाद से देखिए 7 से मैं इसको काटता हूं तो 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचा 60 हो गया, 7 वठे 56, 4 बचा 42 हो गया, 7 छक 42, ठीक है। अब देखिए मैं 22 से इसको काटता हूं तो 22 एकम 22, 6 बचा और 66 हो गया, 22 तियां 66, ठीक है। यानी कि h का मान हमारा कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। h का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा h का मान 13 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहां लिख भी देता हूं h का मान 13 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोला गया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जो पार्श्व वाला केवल साइड वाला पार्ट था उसका क्षेत्रफल होता है 2πrh, ठीक है, 2πrh होता है, और प्लस यहां पर 2 वृत्त और थे तो 2πr² हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए 2πr मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, h + r हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए सबका मान दिया गया है, मैं सबका मान रख देता हूं। 2 × पाई का मान कितना है, 22/7, और r का मान कितना है, आप कहेंगे कि 7 है, और h का मान कितना दिया है, हमने 13 निकाला है, और r का मान कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। एक 7 से एक 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 13 और 7 20, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए 22 दूनी 44 होगा, 22 दूनी 44 और 20 कितना हो जाएगा, 88 और एक 0 लग जाएगा, यानी 880। दिए गए विकल्प में देखिए 880 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई राशि ए बी सी और डी में 3:4:8:6 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी को भाग
बी के भाग से 2820 रुपया अधिक मिलता है, तो ए और डी के भागों का योग क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और इसका मान कितना है? देखिए 3:4:8:6। हमसे क्या कंडीशन दिया गया? सी और बी के भाग से, सी का भाग जो सी का भाग है वो बी के भाग से 2820 रुपया अधिक है। सी का कौन सा है? ये वाला है, और बी का कौन सा है? ये वाला है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे कि 4 का डिफरेंस है अनुपात में। और ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रश्न में दिया गया है 2820 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 4 का मान हमें 2820 मिल गया। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? ए और डी के भागों का योग पूछा गया। ए कितना था? आप कहेंगे कि 3 था, और डी कितना था? आप कहेंगे कि 6 था। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि योग पूछा गया है, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी 9 का मान हमको डायरेक्टली निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2820 गुणे 9 डिवाइडेड बाई 4। देखिए 4 से मैं काटता हूं तो 4 सत्ते 28, ठीक है। उसके बाद से 4 पचे 20 और गुणे 9, तो देखिए 9 पचे 45 के 5 और 9 सत्ते 63, 63:45 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 63:45 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्या अनुपात होगा? ध्यान से समझिएगा। क्या कहा जा रहा है कि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2πr इंटू एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2πr, उसके बाद से h प्लस r होता है, ठीक है। इसका अनुपात कितना दिया गया? 2:3 दिया गया। देखिए 2πr से 2πr कट जाएगा, ऊपर केवल h बचा हुआ है, यानी कि अब देखिए h बटे h प्लस r का मान हमारा 2/3 हो गया। तिर्यक गुणा मैं कर देता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा? 3h बराबर 2h प्लस 2r हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो यहां से केवल h बचेगा, बराबर 2r हो जाएगा। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्या अनुपात होगा? तो त्रिज्या यानी r, और इसको नीचे इधर भाग दे देंगे तो r अनुपात h बराबर, इधर ये 2 इधर गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यानी इनके बीच अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2 का, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका 1:2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक समीकरण दिया गया है और पूछा जा रहा है इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड कौन सा होगा। देखिए चारों विकल्पों में आपको अलग अलग व्यंजक दिए गए हैं और कौन सा इसका गुणनखंड होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। इसके 2 विधि हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आप एक एक करके सबसे इसमें भाग दे करके देख लीजिए, अगर शेषफल जिससे 0 आ रहा है वहीं उसका गुणनखंड होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, आपका बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होगा। इस वजह से दूसरी विधि आप अपना सकते हैं कि देखिए ये जो व्यंजक है इसमें x का कुछ भी मान आप रख दीजिए, वो x का कुछ भी मान रखने पर और वहीं x का मान आप इन चारों में रख करके देखिए, और जिससे वो पूरी तरीके से कट जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे x का मान मैं 3 रख रहा हूँ, तो इसमें x का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 27 माइनस 3 9 27 प्लस 3 3 9 और माइनस 2, तो ये कट जाएगा और ये 7 आएगा। इसका मान 7 आ रहा है x का मान 3 रखने पर। अब देखिए इसमें x का मान 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 3 9 9 3 12 और 1 13 आएगा। इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? 3 3 9 माइनस 3 6 और प्लस 1 7 आएगा। इसमें देखिए 3 रखेंगे तो 3 3 9 स्क्वायर करने पर 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। अब देखिए 7 को कौन संख्या काट सकती है? क्या 13 काट सकता है? नहीं काट सकता है। क्या 5 काट सकता है? नहीं काट सकता है। क्या 11 काट सकता है? नहीं काट सकता है। 7 काट सकता है, यानी कि ये वाला इसका गुणनखंड होगा जो पूरी तरीके से कट जाए। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है निम्न में से कौन सा होगा? देखिए संपूरक क्या होता है? कोई भी 2 ऐसे कोणों का युग्म जिसको जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त होता है, और ये संपूरक होता है। और पूरक क्या होता है? कोई भी ऐसे 2 कोणों का युग्म जिसे जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि अब देखिए कंडीशन क्या बनेगा, कहा जा रहा है उस कोण का माप जिसका संपूरक यानी कि मान लिया कि वो कोण थीटा है, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि उसके पूरक, अब पूरक क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका क्या कहा जा रहा है? 4 गुना है, तो ये 4 गुना है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, थीटा का मान जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए
सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस थीटा बराबर 9×4 = 36, 360 माइनस 4 थीटा। ठीक है, देखिए थीटा को मैं इधर ले आ रहा हूँ और 180 को इधर ले जा रहा हूँ, तो -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, माइनस थीटा यानी कि 3 थीटा बचेगा और इधर बचेगा 180। यहाँ से थीटा 3 से भाग दे देंगे तो 60 अंश आएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या बना, उत्तर हमारा 60 अंश आएगा। एक तरीके से और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए इसका संपूरक क्या होगा, इसका संपूरक 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आएगा, और इसका पूरक क्या होगा, 90 में से 60 घटाएंगे तो 3 आएगा। देखिए जो 120 है वो 30 का कितने गुना है, 3 चौका 20, 4 गुना है, यही तो प्रश्न में बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 60 डिग्री इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पर भुजा का नाप भी दिया गया, कितना है, 2a है। भुजा का नाप कितना है, 2a है, यानी तीनों भुजा इसकी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बोला गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना दिया गया है, 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, √3/4 और ये आ जाएगा 4a²। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा और हमारा मान क्या आ जाएगा, √3a²। तो जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, √3a²। यहां तक क्लियर। आगे पढ़िए क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a है, तो एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका विकर्ण हमें कितना दिया गया, 2a दिया गया है, के क्षेत्रफल से अनुपात। तो देखिए वर्ग का विकर्ण दिया गया, अगर भुजा हमें पता रहे तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो विकर्ण होता है वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, √2 भुजा होता है। ठीक है, भुजा हमें निकालना है और विकर्ण हमें कितना दिया गया, 2a दिया गया है, तो विकर्ण 2a रख देते हैं बराबर √2, और ये भुजा की जगह मैं a रख देता हूं, तो ये इधर नीचे आकर के भाग हो जाएगा। ठीक है, नीचे आकर के भाग हो जाएगा, और ये भुजा को मैं a से डिनोट कर रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नीचे आकर के भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, और ये a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई √2, एक √2 कट जाएगा, और इसका जो भुजा हो जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, √a मिल जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आप कहेंगे कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2a² मिल जाएगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें 2a² मिल गया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें √3a² मिला था। अब हमसे क्या पूछा गया था कि देखिए पहले समबाहु त्रिभुज और उसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिला था, √3a², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या मिला था, 2a²। a² से a² कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, √3/2। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों KVS PRT 2018 पेपर के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप KVS प्रीवियस ईयर सभी पेपर्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ 2018 के KVS पेपर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।